हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस लिटरेरी टर्म बर्लेस्क्यू की। दोस्तों, बर्लेस्क्यू को एक लिटरेरी टर्म और फिगर ऑफ स्पीच दोनों हिसाब से पढ़ा जाता है। सबसे पहले ये जानते हैं कि बर्लेस्क्यू का इस्तेमाल सबसे पहले फ्रेंच और इटालियन लैंग्वेज में अक्सर होता था, लगभग 16वीं सेंचुरी के आसपास। और फ्रेंच लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ग्रोटेस्क्यू, ठीक है, जबकि इटली में इसका मतलब लुडिक्रोस होता है। लेकिन यहां जो वर्ड है बर्लेस्क्यू, ये लिया गया है बरला से, BURLA, बरला। बरला का मतलब होता है जोक या फन। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि बर्लेस्क्यू कहां से लिया गया है। ये वर्ड लिया गया है बरला से, और बरला का मतलब होता है जोक या फन। यानी जब आप अपने वर्क में किसी चीज के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, आप उसके ऊपर फन करते हैं, तो उस समय वो क्या बन जाता है, बर्लेस्क्यू। दूसरी ओर आपको यह भी ध्यान रखना है कि बर्लेस्क्यू में किसी भी जिस भी सब्जेक्ट का जो है मजाक उड़ाया जाता है, जिस भी सब्जेक्ट की मिमिक्री की जाती है, वो सब्जेक्ट हाई क्लास से रिलेटेड होता है। यहां पर जैसे कि देखा गया है कि 19वीं सेंचुरी के आसपास ये एक सटायर के रूप में भी जाना जाने लगा है, ठीक है। यानी अब बर्लेस्क्यू का इस्तेमाल किसी के ऊपर सटायर करने के लिए भी किया जाता है। और बर्लेस्क्यू का जो इस्तेमाल है, जो इसका यूज है, वो आप कॉमेडी के अंदर देख सकते हैं, आप किसी की जो आयरनी होती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल देख सकते हैं, और इसके अलावा किसी को अगर आप सरकाज्म करते हैं तो भी बर्लेस्क्यू का इस्तेमाल कर लिया जाता है। और अगर किसी के ऊपर पैरोडी आप बना रहे हैं, पैरोडी कर रहे हैं, तो भी बर्लेस्क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे इस्तेमाल हैं बर्लेस्क्यू के अलग अलग हिसाब से बर्लेस्क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली कॉमेडी के लिए, सरकाज्म के लिए, किसी की आयरनी के लिए, या फिर किसी की पैरोडी के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और बेसिकली बर्लेस्क्यू को लिया कहां से गया है, इसको लिया गया है बरला वर्ड से, और बरला के माने आते हैं जोक या फन के, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, बर्लेस्क्यू इट इज अ फॉर्म ऑफ सटायर, के ये सटायर का ही एक फॉर्म है, ठीक है। और इट्स एम टू क्रैक लाफ्टर और टू प्रोड्यूस फन। और इसका जो एम होता है, इसका जो मकसद होता है, वो सिर्फ क्रैक लाफ्टर, यानी आप जो है जो हंसी मजाक का माहौल है, आप वो क्रिएट करना चाहते हैं, और प्रोड्यूस फन, और आप जो है जो फन है उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि बर्लेस्क्यू का मकसद सिर्फ और सिर्फ टू क्रैक लाफ्टर, हंसी मजाक का माहौल क्रिएट करना है, और प्रोड्यूस फन, या फिर आप जो एक फन का माहौल होता है उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं। इतना क्लियर है। अब देखते हैं, बर्लेस्क्यू हैज टू फॉर्म्स। बर्लेस्क्यू की बेसिकली टू फॉर्म्स होती हैं, हाई बर्लेस्क्यू और लो बर्लेस्क्यू। तो बर्लेस्क्यू कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला टाइप क्या है, हाई बर्लेस्क्यू। दूसरा टाइप क्या है, लो बर्लेस्क्यू। अब जानते हैं हाई बर्लेस्क्यू को। तो हाई बर्लेस्क्यू के अंदर बेसिकली दो चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले तो मोक एपिक आते हैं, और दूसरा इसके अंदर पैरोडी आ जाती हैं, ठीक है। तो बर्लेस्क्यू बेसिकली दो टाइप का होता है, हाई बर्लेस्क्यू और लो बर्लेस्क्यू। अब हाई बर्लेस्क्यू के अंदर भी दो चीज आती हैं, एक तो मोक एपिक आता है और दूसरा पैरोडी आ जाती है। अब मोक एपिक का तो आपको अच्छे से पता ही होगा। कहते हैं कि मोक एपिक भी एक पैरोडी का ही टाइप है, जिसके अंदर किसी भी चीज का क्या किया जाता है, इमिटेट किया जाता है। यानी कोई सब्जेक्ट होगा और उस सब्जेक्ट की कॉपी की जाती है, उस सब्जेक्ट की नकल की जाती है, ठीक है। दोनों तरीके से सेलिब्रेट कहते हैं, एलाबोरेट फॉर्म, यहां तक कि जो जिस सब्जेक्ट की आप कॉपी कर रहे हैं वहां पर कई बार एलाबोरेट भी देखने को मिलता है। एंड कह रहे हैं सरमोनियस स्टाइल ऑफ द एपिक जोनरा, बट एपिक टू द नरेट ट्राइबल सब्जेक्ट मैटर। ये कह रहे हैं कि मोक एपिक में बेसिकली होता क्या है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को इमिटेट करते हैं, आप उसकी कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आप उसकी कॉपी करते हैं, तो कॉपी करते समय आप उसमें एलाबोरेट कर देते हैं, यानी आप उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर कोई ट्रिवियल सब्जेक्ट के ऊपर भी आप किसी को जो है कॉपी करने लगते हैं। जैसे कि आपने एग्जांपल देखा है अलेक्जेंडर पोप की, जो द रेप ऑफ द लूक, जिसको 1714 में लिखा गया था। ये मोक हेरोइक पोयम है, जो मोक एपिक का एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल माना जाता है। तो इसमें अगर आपने अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लूक को पढ़ा है तो बहुत ही ट्रिवियल सब्जेक्ट है, यानी बहुत ही छोटी सी कहानी है, बस बाल को काटने की कहानी, गेम खेला जा रहा है और शादी को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस तरह की कोई सेरेमनी है। और उसी ट्रिवियल सब्जेक्ट के ऊपर, कह रहे हैं ना ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर, के उसी छोटे से सब्जेक्ट के ऊपर एक पूरी की पूरी, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है महाभारत छिड़ी हुई है एक छोटी सी बात के ऊपर। और अलेक्जेंडर पोप ने इसको इतना बढ़ा चढ़ा कर, कह रहे हैं ना एलाबोरेट, कि इसको बहुत ही ज्यादा एलेबरेट किया जाता है एंड सरमोनियस, और एक तरह का ऐसा दिखाया जाता है कि मानो कितनी बड़ी घटना घट गई हो। ठीक है, तो मोक एपिक हाई बर्लेस्क्यू का एक एग्जांपल है। बेसिकली आपको यही याद रखना है कि बर्लेस्क्यू दो टाइप के होते हैं, हाई बर्लेस्क्यू, लो बर्लेस्क्यू। हाई बर्लेस्क्यू में मोक एपिक आ जाता है। मोक एपिक किसी भी ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर की नकल करने को बोलते हैं, कॉपी करने को बोलते हैं, जिसमें सब्जेक्ट मैटर को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लूक, जो कि 1714 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी, ये इसका एग्जाम्पल है। और हाई बर्लेस्क्यू का जो सेकंड एग्जाम्पल होता है वो पैरोडी है बेसिकली। और पैरोडी के अंदर भी किसी भी नकल, इमिटेट, यानी इसके अंदर भी बर्लेस्क्यू में बेसिकली कॉपी करना ही बर्लेस्क्यू माना जाता है। तो यही निकल कर आ रहा है, मोक एपिक में भी कॉपी किया जाता है और पैरोडी के अंदर भी कॉपी किया जाता है। कह रहे हैं इमिटेट्स द सीरियस मैनर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ लिटरेरी वर्क, द डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ अ पर्टिकुलर ऑथर। ये कह रहे हैं कि पैरोडी में क्या होता है कि कोई भी सीरियस मैनर से आप जब इमिटेट करते हैं, आप उसको कॉपी करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को, उसके फीचर को, किसके फीचर को, लिटरेरी वर्क के। मान लो आपसे पहले किसी ने कोई वर्क लिखा है, ठीक है, और आप उसी बुक को, उसी वर्क को, उसी पोयम को, जो भी कुछ लिखा गया है, आप उसके फीचर को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को एक सीरियस मैनर के अंदर जब इमिटेट करते हैं तो वो कहलाता है पैरोडी। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप इसको समझ जाएंगे। कह रहे हैं हेनरी फील्डिंग, ये भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये तो आपको शायद पढ़ा हुआ नहीं होगा। जॉन फिलिप्स का वर्क है द स्प्लेंडिड शिलिंग, जो कि 1705 में आया था। तो ये पैरोडी द एपिक स्टाइल ऑफ जॉन मिल्टन पैराडाइज, जो है पैराडाइज लॉस्ट 1667। देखो, जॉन मिल्टन ने 1667 में एक वर्क लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, उसी को कॉपी करते हुए 1705 में जॉन फिलिप्स ने द स्प्लेंडिड शिलिंग लिखी है। अब इन्होंने इसमें क्या किया होगा, स्प्लेंडिड शिलिंग में इन्होंने जॉन मिल्टन के जो फीचर्स, इन्होंने इसमें पैराडाइज लॉस्ट के जो फीचर्स हैं, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको एक सीरियस मैनर में इमिटेट किया होगा, कॉपी किया होगा। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो आपका लगभग पढ़ा हुआ है। हेनरी फील्डिंग जो है, आपने जोसेफ एंड्रयूज देखा है, हेनरी फील्डिंग का एक वर्क है जोसेफ एंड्रयूज, जिसको उन्होंने 1742 में लिखा है। लेकिन ये इनका ओरिजिनल वर्क नहीं है, बल्कि फिर क्या है, ये एक तरह की कॉपी है। भाई बर्लेस्की में कॉपी तो होती है और पैरोडी भी एक तरह की कॉपी होती है। पैरोडी क्या होती है, यानी आपसे पहले जिसने कोई वर्क लिखा हुआ है, अगर आप उस वर्क के फीचर्स को, उस वर्क के कैरेक्टरिस्टिक को एक सीरियस मैनर के अंदर लिख देते हैं तो वो पैरोडी कहलाता है। देखो 1740 में सैमुअल रिचर्डसन ने पामेला लिखी थी, काफी मशहूर सा वर्क आपने सुना होगा। तो सैमुअल रिचर्डसन ने 1740 में पामेला लिखी, बात सही है, लेकिन पामेला को 1742 यानी 2 साल बाद ही हेनरी फील्डिंग ने एक दूसरा वर्क लिख डाला, जोसेफ एंड्रयूज। तो जोसेफ एंड्रयूज पामेला की पैरोडी है। मेरी बात आप समझ गए हैं ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। देखते हैं, अब आपने हाई बर्लेस्की में 2 चीजें पढ़ी हैं। हाई बर्लेस्की में आपने मोक एपिक पढ़ लिया है और पैरोडी पढ़ लिया। अब लो बर्लेस्की पढ़ते हैं। इट ऑल्सो हैज 2 फॉर्म, इसकी भी 2 फॉर्म होती हैं। एक तो होता है हुडीब्रस्टी, आपने हुडीब्रस्ट का नाम सुना होगा, तो एक तो ये वाली फॉर्म हो गई, और दूसरी फॉर्म होती है
ट्रावेस्टी, ये थोड़ी सी नई हो सकती है आपके लिए, लेकिन ये लो बर्लेस्क्यू में आती है। हुडीब्रस्टी और दूसरा ट्रावेस्टी। देखें हुडीब्रस्टिक पोयम कौन सी होती है, कहते हैं इट टेक्स नेम फ्रॉम सैमुअल बटलर हुडीब्रास 1663। ये कह रहे हैं जो हुडीब्रस्टिक पोयम होती हैं इसके, यानी वो भी बर्लेस्क्यू के अंदर ही आ जाती हैं। जो सैमुअल बटलर का जो वर्क है हुडीब्रास, उससे ये टर्म लिया गया हुडीब्रस्टिक पोयम। ये भी एक तरह की कॉपी ही होती है, ठीक है। और दूसरा है ट्रेवेस्टिक मोक और पर्टिकुलर वर्क बाय ट्रीटिंग इट्स लॉफ्टी सब्जेक्ट इन अ ग्रोटेस्क्युअली अनडिग्निफाइड मैनर एंड स्टाइल। तो दूसरा ट्रेवेस्टिक मोक जो है ट्रेवेस्टिक पोयम्स हैं। अब आपको अगर अपनी भाषा में आपको इसको बताएंगे तो बेसिकली आपने पढ़ा था सबसे पहले बर्लेस्क्यू। बर्लेस्क्यू में आपको क्या याद रखना है, बर्लेस्क्यू बेसिकली ये एक लिटरेरी टर्म है या फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, जिसके अंदर हम किसी भी सब्जेक्ट मैटर की कॉपी करते हैं या फिर हम उसको इमिटेट करते हैं, ठीक है, इतना समझ आ गया। और इसका यानी बर्लेस्क्यू का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक फन प्रोड्यूस करना होता है और एक लाफ्टर यानी जो एक हंसी मजाक का माहौल है उसको प्रोड्यूस करना होता है। बर्लेस्क्यू जो वर्ड है ये बरला से लिया गया है, BURL के बाद में आप ए लगा देंगे तो बरला बन जाएगा। तो बरला, बरला का मतलब बेसिकली फन या हंसी मजाक के आते हैं, ठीक है। और सबसे पहले इसका इस्तेमाल लगभग 16वीं सेंचुरी के अंदर इटली और फ्रेंच में हुआ करता था, ठीक है। बर्लेस्क्यू का इस्तेमाल इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके अंदर कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, कॉमेडी करने में हम कर सकते हैं, आयरनी करने में कर सकते हैं, किसी को सटायर करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा जैसे कि कोई भी जो फनी सीन होता है हम वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। आपने कपिल शर्मा जो शो है उसको अच्छे से देखा होगा। वैसे तो बहुत सारे इस तरह के कैरेक्टर हैं जो कि नकल उतारते हैं, कभी वो अमिताभ बन जाते हैं, कभी वो कुछ बन जाते हैं। कपिल शर्मा शो में भी इस तरह के लोग आते रहते हैं, या खुद कपिल शर्मा भी कई बार रूप धारण कर लेता है, कभी वो अमिताभ बनकर आ जाता है, कभी वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के आवाज, और नाना पाटेकर के ऊपर तो काफी लोग वो जो है इमिटेट करते हैं, उसको कॉपी करते हैं। लेकिन मान लो एक इंसान स्टेज पे खड़ा होकर एक आर्टिस्ट नाना पाटेकर की कॉपी कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर वो क्या करना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोड्यूस फन करना चाहता है। वो उस तरह के कपड़े पहन लेगा, उस तरह के बाल कर लेगा, उस तरह चश्मा लगा लेगा, जो भी है उस तरह की आवाज निकालेगा। लेकिन सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक फन प्रोड्यूस करना होता है। लेकिन इसके पीछे जो एक छुपी हुई बात होती है वो यही होती है कि आप किसी भी ट्रिवियल सब्जेक्ट मैटर पर आप हंसी मजाक के द्वारा उसको सही करने की बात कर रहे हैं। आपकी कोशिश क्या होती है, ताकि वो जो बुराई है समाज के अंदर हंसी मजाक के द्वारा उस बुराई को सही किया जा सके। ये भी आपको याद रखना, ये कॉमेडी नहीं है एक प्योर कॉमेडी जो होती है सिर्फ हंसी मजाक व नो, बल्कि हंसी मजाक के द्वारा किसी भी बुराई को समाज से अलग करना। बहुत सारे शायर भी होते हैं इस तरह के, ठीक है, वो कभी मोदी जी के ऊपर शायरी करने लगते हैं, कभी योगी जी के ऊपर शायरी करने लगते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोगों के ऊपर वो शायरी करते हैं हंसी मजाक के द्वारा। वो हास्य कलाकार जरूर होते हैं लेकिन वो जोकर नहीं होते। हास्य कलाकार आपने बहुत सारे देखे होंगे, वो कॉमेडी के द्वारा या हंसी मजाक के द्वारा सिर्फ सोसाइटी को अच्छा करना चाहते हैं। इतना समझ गए हैं आप। अब बर्लेस्क्यू के बेसिकली टू फॉर्म्स हैं, हाई बर्लेस्क्यू, लो बर्लेस्क्यू। हाई बर्लेस्क्यू में दो चीज आ जाती हैं, एक तो मोक एपिक आ जाता है, ठीक है। मोक एपिक किसी भी ट्रिवियल सब्जेक्ट के ऊपर जब आप मोक करते हैं, मोक मीन्स फिर वही हंसी मजाक आ जाती है, ठीक है, और एलाबरेट करते हैं, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर एलाबरेट करते हैं, तो उस समय वो मोक एपिक बन जाता है। द रेप ऑफ द लॉक्स आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा पैरोडी आ जाता है। पैरोडी का मतलब ये है कि आप अपने से पहले लिखी गई किसी भी बुक को, किसी भी वर्क को जब कॉपी करने लगते हैं, अपने नाम से आप एक नई किताब बना लेते हैं लेकिन आप कॉपी उसी को कर रहे होते हैं, तो वो पैरोडी बन जाता है। ये जो है ये आप सिंगिंग में भी देख सकते हैं, आप ये आर्ट में भी देख सकते हैं, लिटरेचर में भी देख सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी फॉर्म होती है लो बर्लेस्क, इसके अंदर इसकी भी टू फॉर्म्स हैं, हुडीब्रास्टिक और ट्रेवेस्टी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके समझ आ जाए। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।